एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड ग्रेस हिस्ट्री टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की द मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड द अवेटेड वीडियो। आप लोगों की क्लास 9th के एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन का बच्चा हम लोग करने वाले हैं आज आप लोगों का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में, बेसिकली हम लोगों के एंसेस्टर्स के बारे में। एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी हमारे आईवीसी के बारे में एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पास्ट जो प्रीवियस आप लोगों के 2 वीडियोस रही हैं, पार्ट नंबर 1 एंड द पार्ट नंबर 2, हम लोग इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस सब कुछ कर चुके हैं। हमारे एंसेस्टर्स एस्ट्रोलोपिथेसियंस, हमारे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथैलेंसिस एंड होमो इरेक्टस, इनके होमो सैपियंस। बाद में हम लोग आप लोगों के जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, हम लोग इसके बारे में भी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम सारी चीज़ों को एसारियंस के बारे में, बिबिलियंस के बारे में, सुमेरियंस के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम प्लीज़ इसका पार्ट नंबर 3 भी ले आओ, जहाँ हम लोगों को बच्चा आज की क्लास में आप लोगों की पढ़नी है हमारी बच्चा इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन। हमें आज के इस वीडियो में आपकी इजिप्शियन और चाइनीज के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा है, चाइनीज़ के बारे में तो भी थोड़ा बहुत कम है। हम आपकी आज की इस वीडियो में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है जी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप लोगों को यही कहूँगी, पहले आप लोग जाके उनको चेकआउट करें, फिर आप लोग आगे वाले पार्ट पर आइएगा। ठीक है जी। तो चलिए ज़रा बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बात तो हम जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईवीसी, चाइनीज, या आपकी हड़प्पन्स, मेसोपोटामियंस, इजिप्शियन, चाइन, ये सब क्या है हमारी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक रह चुकी हैं। कहते हैं इसके बहुत अच्छे खास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है और इसका बहुत प्रभाव पड़ा है बाकी सब सिविलाइजेशन पे, यानी कि इसके जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इजिप्ट वॉज नोन टू ग्रीक एंड रोमन्स, यानी कि बोलते हैं बहुत बेसिक सी बात लिखी हुई लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज आप लोगों को बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट उस टाइम पे ये इमेजिन करना 5th सेंचुरी BC के आसपास, बेसिकली आज से 1000 साल पहले समथिंग आप मान के चलो, तो इतने 1000 साल भी नहीं और ज़्यादा हो गए, 5th सेंचुरी है ना। हाँ ये रहा। बोलते हैं कि जो इजिप्ट था बेसिकली उसको ग्रीक्स और रोमन्स भी उसको जानते थे, नाम पता था उनको कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। इवन जो ग्रीक के राइटर्स थे वो 5th सेंचुरी BC में। अब रिमेंबर, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जहां मैंने आप लोगों को विश्वास मानो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं इस वीडियो में, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप लोगों को आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, लिटरेरी रिकॉर्ड्स के बारे में, आप लोगों की टाइमलाइंस के बारे में, BC या BC AD के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, मिलेनियम्स के बारे में, मैंने आप लोगों को सब कुछ पार्ट नंबर 1 और 2 में डिटेल में लिख कर, लाइन बना के, टेबल्स बना के आप लोगों को समझा रखा है। इसलिए बोल रही हूँ पहले अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप लोग जाके उनको चेकआउट करो। अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ 5th सेंचुरी BC, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 500 BC से लेकर के हमारा 401 BC तक का जो हमारा टाइम रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा 5th सेंचुरी BC। ये वाली बात समझ में आ गई। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, ग्रीक के राइटर्स होते हैं जिसका नाम था हेरोडोटस, वो यहाँ पे इजिप्ट आए थे। बहुत अच्छे राइटर हैं वो ग्रीक के, आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीक का आर्किटेक्चर, ग्रीक का आर्ट, लिटरेचर, सब फॉर्म्स बहुत अच्छी है। ठीक है। तो बोल रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि आज से, अगर ये 500 BC की बात है, आज हमारा चल रहा है 2000 BC, बेसिकली मतलब हमारा कॉमन एरा CE चल रहा है। तो आज से कितनी पुरानी बात है, करीब 2500 साल पुरानी बात है। ये इतनी पुरानी बात तब से जानते हैं। इवन बोलते हैं 19th सेंचुरी में तो हमारा एक बहुत अच्छा काम भी लिखा गया है, ले इजिप्ट है बेसिकली, जहाँ पे इजिप्ट के बारे में बहुत प्यारी बहुत फैसिनेटिंग डिटेल्स जो है इजिप्ट के इतिहास के बारे में हम लोगों ने उसमें मेंशन करी हुई है। समझ में आ गया बच्चा। अच्छा अब देखो यहाँ आप लोगों से कुछ बातें बोलते हैं, कहते हैं जो इजिप्ट का इतिहास है वो उसको हम जानते हैं, या फिर वो बेसिकली लिखा हुआ आप ऐसे कह सकते हो, उसको हम लोग जानते हैं, रिकंस्ट्रक्टेड, हमें उसके बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम पैपिरस या ओल्ड पेपर रिकॉर्ड्स। देखो पैपिरस बेसिकली होता क्या है, एक पैपिरस नाम का एक पेड़ होता है, प्लांट होता है बेसिकली। उस प्लांट बहुत पतली से उसकी स्ट्राइप्स होती हैं। उस स्ट्राइप के अंदर से, इनर ट्रंक से उसको काट कर, उसको प्रोसेस करके मशीन में उसको सुखाकर, उसको और जो है उसको पॉलिश वगैरह करके शीट्स में ऐसा करके आपको दिख रहा है कि पेपर, ऐसा जो है पेपर बनाया जाता था। इस हम लोगों ने बोला बच्चा आपका ओल्ड पेपर विच इज कॉल्ड द पैपिरस।
समझ में आ गई वाली बात। यहाँ से जो है ये बनता था, कहते इन पर इजिप्ट के रिकॉर्ड्स के बारे में, इजिप्ट के बारे में बेसिकली कई चीज़ें लिखी होती थी। और ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा होता था, देखो स्टोरीज भी लिखी होती थी एंड कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स भी इसके अंदर मेंशन हुआ करती थी। कहते हैं ऑफरिंग अ विंडो इनटू हाउ इजिप्शियंस अंडरस्टूड द वर्ल्ड, जिससे हम ये जान पाते थे कि आखिर इजिप्शियंस जो वर्ल्ड के बारे में है वो लोग ये क्या जानते हैं, आखिर इजिप्शियंस को हमारे वर्ल्ड के बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको पता है। अब देखो ये आपको दिख रही हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर, ये क्या क्या हैं, ये फिगरीन्स हैं, ये उनका जो उनका स्क्रिप्ट वगैरह है, ये उनकी पिक्चर्स वगैरह है, तो उनके बारे में आगे ऑल्दो हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यह आप लोगों को यहाँ पे दिखा, ये आप लोगों की बच्चा क्या है, इन इजिप्शियंस की बेसिकली ये इनकी यू कैन से सिविलाइजेशन की बच्चा क्या है, आप लोगों की टाइमलाइन है। आप लोगों ने ये देखा हुआ है इस टाइम पे क्या थी, न्यूलिथिक एज थी, 4000 के आसपास चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर की डिस्कवरी वाली एज थी मेटलर्जी की, ये कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज आ चुकी थी। इसके बाद 2000 के बाद से स्टार्ट हुई है हमारी, सबसे पहले बने इनके ओल्ड किंगडम, बाद में आते हैं इनके मिडल किंगडम, देन बाद में आते हैं इनके 1069 तक चलने वाले, यानी करीब करीब 1000 BC तक ये ख़त्म भी हो गई। 2000 के आसपास से कुछ टाइम पहले तक ये चली थी, तो अगर मान के चलूँ बहुत राउंड ऑफ करके इतने टाइम से चलिए तो करीब करीब 1500 से लेकर के 1600 साल तक अगर मैं बोल के चलूँ, इतने टाइम तक जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन आप लोगों की चली है। समझ में आ गया बच्चा। अब देखो आगे हम लोगों से यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, बहुत प्यारी प्यारी कुछ चीज़ें आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। बोलते हैं लाइब्रेरीज डेटिंग बैक टू 2000 BC, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आज से ऑब्वियसली बात है। कहते वो उनमें भी यहाँ पे ये पेपरस के जो स्क्रोल्स, तो आपको ऊपर में पिक्चर दिखाई, उन पेपर को स्क्रोल कर दोगे, रोल रोल करके गोल गोल बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्रोल। बोलते हैं वो यहाँ पे वो रखते थे बहुत टाइम तक वो लोग सॉरी तो अब शेल्फ में बेसिकली जार्स लगा लगा के सब में जो है वैसे के स्क्रोल्स वगैरह नाम लिख लिख के लेबल की, ये किसके बारे में, ये किसके बारे में, ये कौन सा इतिहास है, ये क्या चीज़ है, वो जो इस तरीके से जार में कर करके रखते थे। एक जार था वहाँ पे जिसमें बहुत ही ओल्डेस्ट वर्जन था स्टोरी का, जो आप लोगों ने सुनी होगी, सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद द सेलर की स्टोरी कभी सुनी है, कभी कोई नॉवल पढ़ी है उनकी। बेसिकली उसमें क्या था, अगर बहुत छोटा सा आप लोगों को एक दो लाइन में समझाऊंगा कि है क्या इसके बारे में। इसके अंदर बेसिकली बोलते हैं कि सिंदबाद एक बहुत ही रिच मैन थे और वे पूरे इंसान को ना कुछ सुना रहे थे, कुछ अपनी स्टोरी सुना रहे थे लाइफ की, जहाँ वो सुना रहे थे कि आखिर उन्होंने सेलिंग करते करते, बोटिंग करते करते उन्होंने लाइफ में कौन कौन से एडवेंचर कर लिया और किस एडवेंचर से उन्होंने क्या सीखा, क्या उन्होंने पाया, और बहुत वेल्दी है वो, ये वाली चीज़ जो बता रहे हैं। तो एट द एंड जो पुअर मैन है उस बिकॉज वो समझाया कि उन्होंने, बिकॉज पुअर मैन ने कह दिया कि आप तो बहुत अमीर हो, बाय लक, आपका तो लक बहुत अच्छा है। तो उसने कहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं बाय लक नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज ये पैसा मैं कुछ अर्न कर पाया हूँ। तो बेसिकली उनके ऊपर कुछ छोटी सी स्टोरी है, तो द शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पे फ्रॉम दिस पीरियड, बोलते हैं इस समय से और भी कुछ स्टोरीज वगैरह हुआ करती थी, बहुत डाइवर्स हुआ करती थी। जैसे आप मान लो एनिमल फेबल्स हो गई यहाँ पर। अब देखो एनिमल फेबल्स बेसिकली क्या होता है, इसका देखो आप लोगों को ये दिख रही है पिक्चर, ये पिक्चर आप लोग समझ पा रहे हो क्या था, कुछ याद आ रहा है इस पिक्चर से? अगर आप वैसे स्टोरी पढ़ते, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद है आप लोगों को, जहाँ पे टॉर्टोइस धीरे धीरे चल के भी जीत जाता है एंड के रैबिट यहाँ पर अपने घमंड की वजह से कि भाई मैं तो भागकर जीत ही जाऊंगा, वो आराम से बीच में सो गया, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया एंड वो रेस को हार जाता है। तो यहाँ पे हमें इससे समझ में आया था स्लो एंड स्टडी, आप धीरे धीरे चलो लाइफ में, लेकिन एटलीस्ट चलो। इसलिए बोलते हो आप चाहे 1 घंटा 2 घंटा आप दिन में डेली पढ़ो, इसके बजाय कि आप लोग एग्जाम आया, यूटी आया, आप उससे 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हो ना, आपको उससे समझ में आ पाएंगी चीज़ें, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोग बस याद करके रट्टा मार के चले जाओगे एंड वो बस बहुत शॉर्ट टर्म होगा। आप अगर धीरे धीरे चलोगे लाइफ में तो आप जरूर कुछ ना कुछ अचीव भी कर लोगे। तो यहाँ पर बोलते हैं फेबल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहाँ एनिमल्स को दिखा दिखाकर कोई स्टोरी आप लोगों को समझाई जाती है, कोई मॉरल लेसन जो आप लोगों को देते हैं, जिससे आप लोग बेसिकली कुछ सीख सको। तो बेसिकली कुछ मॉरल लेसन आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर बोलते हैं कैसे कुछ कहते हैं कुछ घोस्ट की कहानियां, मिराकल्स की, रोमांस की, एंड इवन कहते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म जो हमको पता है विच इज द सिंड्रेला, उनकी भी कुछ कहानियां, कुछ बातें जो यहाँ पर हमें इन सब में यहाँ पर इजिप्शियंस के पास हुआ करती थी। ये लोग उसको देख के रखते थे अपने लाइब्रेरीज वगैरह में, उन लोगों की प्रिजर्व रहती थी। अब देखो यहाँ आप लोगों से बोल रहे हैं बच्चा, हाउ वाज द इजिप्शियन स्क्रिप्ट डिसाइफर, कि आखिर इस इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कैसे करा गया था, बेसिकली इसको डिकोड कैसे करा गया था। हम लोग ये देख चुके थे कि मेसोपोटामियन वाली, इजिप्ट वाली, चाइनीज वाली, ये सारी की जो स्क्रिप्ट थी डिसाइफर हो चुकी थी, बट वही 5000 साल पहले की हम लोगों की स्क्रिप्ट, हम लोगों की सिविलाइजेशन बेसिकली IVC की स्क्रिप्ट जो थी वो डिसाइफर नहीं हुई थी। तो बोलते हैं यहाँ पर कहते हैं आखिर डिसाइफर कैसे हुई थी। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डाटा लिखा हुआ है, जिसे बोल रहे हैं पियर बॉशार्ड थे, फ्रेंच की आर्मी के इंजीनियर थे,
वो जब एक फोर्ट को रिपेयर कर रहे थे इजिप्ट में 1799 को, तो उनको एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखा था ब्लैक कलर का, कवर्ड इन मिस्टीरियस राइटिंग, जिसमें ना कुछ लिखा हुआ था बेसिकली, उसके ऊपर पत्थर के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई थी। एंड उन्होंने कहा दिस वाज द रोसेटा स्टोन। वो क्या है, वो जो पत्थर है उसका नाम था रोसेटा स्टोन था उनका नाम, जिसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें 3 प्रकार की राइटिंग बेसिकली हुआ करती थी, विच हैड 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग, जिसमें ग्रीक की राइटिंग भी हुआ करती थी। अगर उस पेपर, अगर उस स्टोन पे ग्रीक की राइटिंग लिखी है तो उससे हमको समझ में आता है कि ग्रीक के लोग भी यहाँ पे इजिप्शियंस के बारे में, इजिप्ट के बारे में जानते थे। और ये बहुत एक ह्यूज ब्रेक थ्रू था ये जानने का। मैं उन लोगों के पास बाइलिंगुअल डिक्शनरी, यानी कि उनके पास 2 लैंग्वेज की डिक्शनरी जो है हुआ करती थी फॉर अ लॉस्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज खो चुकी है, ग्रीक की लैंग्वेज बेसिकली उनके लिए बनी, कि वो भी उन लोगों के पास हुआ करती थी। बेसिकली इजिप्शियंस के पास ग्रीक की वो लैंग्वेज जो आज खो चुकी है, वो लैंग्वेज भी उन लोगों के डिक्शनरी में हुआ करती थी। तो बहुत अच्छा इन लोगों के आपस के बीच का इंटर रिलेशनशिप, एक कुछ यहाँ पे कनेक्शन बेसिकली वो दिखा रखा है। लास्ट में यहाँ पर आप लोगों से देखो कहते हैं, ऑल्दो ये चीज़ आज सच पूछते नहीं एग्जाम्स में कि हाँ कौन सी स्क्रिप्ट कब किसने डिसाइफर करी, किसने डिकोड करी, ये कभी आज सच पूछते नहीं, बट स्टिल जस्ट टू रिमेंबर 1822 में एक फ्रेंच के लिंग्विस्टिक थे, यानी कि बहुत लैंग्वेजेस बोला करते थे, जिनका नाम था जेन फ्रेंकोस चैम्प्लियन। उन्होंने क्या किया था, फाइनली इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। तो ये जो है कुछ मतलब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो गई। अच्छा, अब देखो ये आप लोगों के थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें जो कि आप लोगों ने पहले ना कभी सुनी होगी ना इवन कभी आप लोगों ने बच्चा पढ़ी होगी। अब वो क्या चीज़ है, हल्का सा उसके बारे में जिक्र करते हैं। बोलते हैं जो इजिप्शियन का जो कैलेंडर है, इट हैज़ 3 सीजन। उसमें क्या है बच्चा, आप लोगों के हमारे 3 सीजन जो है इजिप्ट के उस कैलेंडर में हुआ करते हैं। आप देखो किसकी बात कर रही हूँ मैं, इजिप्ट के कैलेंडर की बात कर रही हूँ कि उनके क्या है, उन लोगों के 3 सीजन हुआ करते थे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 मंथ। जैसे हर महीने में मतलब हर 3 सीजन है और इन तीनों में 4-4 महीने, इसमें 4 महीने, इसमें 4 महीने, इसमें 4 महीने, टोटल इज इक्वल्स टू हमारा 12 महीने जो है वो हुआ करते थे। अब देखो कौन कौन से हैं वो सीजन। इन्यूडेशन, फर्स्ट कौन सा आपको पूछा, इनंडेशन, जिसमें जो कि बोला गया ऑटम का, ऑल दिस टाइम पे फ्लड आता था वहाँ पे। एंड यहाँ पे पेरत है, पेरत ग्रोइंग जो कि विंटर सीजन है, एंड शेमू हार्वेस्ट जो कि हमारा समर सीजन है। ये जो यहाँ पे 3 यहाँ पे सीजन के नाम लिखे हुए हैं। बोलते हैं कि बेस था, यानी कि इसका जो नाम रखे गए, क्लासिफाई करा गया, किस आधार पे रखा गया, इट इज बेस्ड ऑन द राइजिंग ऑफ सीरियस, यानी कि डॉग स्टार। डॉग स्टार आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये रियल है, दिस इज एक्चुअल, दिस इज रियल। आप लोगों ने सुना है स्टार्स का ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड एज बच्चा कॉन्स्टेलेशन, उसी के बारे में बोला गया। ये बनी बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन का जिक्र यहाँ पर करा गया है कि आखिर यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको दिख रहा है, एक एरा एक एरा एक एरा एक एक एक, इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। एंड जो बीच वाला है दिस, इस तरीके से यहाँ पे ये मोस्ट राइज जो बहुत ज़्यादा चमकते वाला स्टार था, ये वो हुआ करता था। बोलते हैं इस डॉग स्टार के बेसिस पर, इससे मैच करते हुए, इसको बेस बनाकर अपना इस यहाँ पे हमने क्या रखे थे, अपने कैलेंडर इन लोगों ने फॉर्म किया था, जहाँ पर एक साल का मतलब होता है 365 डेज। आप लोग सोच रहे होंगे 365 डेज क्या हुई, ये तो एक दिन थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा मैम, ये तो नॉर्मल है, समझो 365 डेज एक साल में इन लोगों का फिक्स था ये। अच्छा, जस्ट 12 महीने में 30 दिन हुए एंड 5 इन लोगों ने एक्स्ट्रा दिन जो है वो लगा लिए थे। बोलते हैं बट ये दिस इज क्वाइट एक्यूरेट, ऑल्दो आपको ठीक लग रहा होगा देखने में, बट लॉस्ट टाइम सिंस द रियल ईयर इज अबाउट 1/4 डे लॉन्गर, 365 डेज। अब जरा यहाँ पे हल्का सा ना आप लोगों का बोला कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि आप लोगों को हल्का सा एक बार जान लो, एक बार समझ लो। ऑल्दो आप लोगों को पता है वो सब चीज़ें, बट स्टिल कुछ चीज़ें आप लोग भूल जाते हो समटाइम्स, तो एक बार हल्का सा देख लो उसको। देखो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे जो एक साल होता है बच्चा, वो 365 1/4 डेज का होता है। रिमेंबर ये बात है, ये तो याद है, तो बहुत मतलब बहुत बेसिक चीज़ है ये। और जब ये चीज़ें, ये क्यों आता है, ये 6 घंटे बिकॉज एक्स्ट्रा होते हैं, 6 आवर्स जो है ये एक्स्ट्रा होते हैं बेसिकली। ये है क्या, ये बनता कैसे एक साल, ये तो पता है कि जब जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो इससे जो है क्या बनता है, हमारा एक साल बनता है कि कितने टाइम में वो रिवॉल्व करती है। तो जो पूरा चक्कर लगाती है वो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करने में अपनी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, वो होता है उसका 365 1/4 डेज का। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट टाइम है, बिकॉज जो रियल टाइम होता है हमारी अर्थ का जो फॉलो करते हैं हम, वो उस टाइम से आधे घंटे और मतलब 1/4 डेज जो है वो और लंबा, यानी कि 6 घंटे और बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि इसको ऐड करोगे और 6 घंटे यहाँ पे अगले साल ऐड हो जाएंगे, अगले साल फिर 6 घंटे ऐड हो जाएंगे, उससे अगले देखो 3 बार ऐड हो चुके हैं, इससे अगले साल भी क्या होगा, 6 घंटे यहाँ पर और ऐड हो जाएंगे।
तो 24 घंटे हो गए, यानी कि 24 घंटे हो गए। और यहाँ से क्या बनता है हम लोगों का एक दिन। तभी हम बोलते हैं कि 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्या आता है बच्चा, वो लीप ईयर आता है, जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं। ये जो है थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझना था बस, ताकि आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को एक बार हल्का समझ सको। एंड आई होप आप लोग समझ जाओगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ये इन लोगों के एक साल में 365 दिन हुआ करते थे, जो बोला गया कि थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, बिकॉज एक्चुअल दिन होता है हमारे अर्थ का, रियल जो ईयर होता है एक साल, वो कितना होता है, इससे 1/4 दिन और लंबा होता है, बेसिकली 6 आवर्स और ज़्यादा होता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, अब देखो हम आगे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिखा रखी है, यहाँ पे पेपर्स में, यहाँ पे कुछ पिक्चर आप लोगों को दिखा रखी है, यहाँ पे अनी के पेपर से बेसिकली, ये आप लोग यहाँ पिक्चर देख सकते हो, उसको समझेंगे हम लोग। अच्छा, फिर देखो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, विच इज कहते हैं लेट अस नो मोर अबाउट हाउ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन ग्रू। अब जरा और पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर जो ये सिविलाइजेशन थी और ग्रो हुई कैसे, क्या हुआ इसमें। कहते हैं इजिप्ट सॉ द इमर्जेंस ऑफ सिटी स्टेट्स अराउंड 3000 BC। भाई बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स वगैरह जो है वो बनने लग गई थी। आप लोगों को अब याद होगा यहाँ पे आखिर सिटी स्टेट्स क्या होता है, व्हाट इज अ सिटी स्टेट। मैंने कहा था जहाँ पर जो एक कंट्री की एक जो स्टेट है, मतलब पूरी एक कंट्री है बट उसकी एक स्टेट इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के पास अपने खुद के लॉज हैं, अपने खुद की गवर्नमेंट है, अपना खुद का संविधान है कि वो अपने काम जो है खुद से कर सके। और ये जो एक मैं कहूँगी ये जो एक स्टेट है वो खुद को एक कंट्री बोलने लगती है। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में भी, सिटी स्टेट इसको हम लोगों ने कहा था। एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था मैंने करंट का, सिंगापुर जो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं। अच्छा, बोलते हैं 3000 BC के आसपास जो है, यानी कि आज से 5000 साल पहले जो है ये होने लग गया था, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी एंड रिसोर्सेज भी जो है बच्चा वो अच्छे खासे अवेलेबल थे। यानी कि इजिप्ट के बारे में कहा गया, स्क्रिप्ट तो अच्छी थी ही, स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया था यहाँ पर। एंड हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सिटी स्टेट्स भी यहाँ पर इमर्ज हो रही थी, वो भी हम लोग देख चुके हैं। कहते हैं ये जो नदी थी, द रिवर नाइल वाटर्ड द लैंड अलॉन्ग इट्स बैंक्स। अब आपको पता है वर्ल्ड की, नॉट जस्ट हमारे अफ्रीका की, बट वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी जो है कौन से बच्चा हमारी, वो है नाइल रिवर। ये इजिप्ट कहाँ पर है, इजिप्ट अफ्रीका में, जिसको पता है ना इजिप्ट हमारे अफ्रीका वाले पार्ट में है, आज का जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा वहाँ पर है। अच्छा, बोलते हैं यहाँ पर जो नाइल नदी है हमारी, जो इससे फ्लो कर रही है आराम से, कहते हैं वो जो नदी है बच्चा वो अपने आसपास अपने किनारों तक भी पानी फेंकती हुई चलती, तो ऑब्वियस सी बात है। एंड हर समर द रिवर फ्लडेड। अब देखो क्या होता था, जो ये नदी है हमारी नाइल नदी, ये हर साल जब फ्लो कर रही थी तो इनंडेशन के टाइम पे, जब ऑटम सीजन हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर ये फ्लड आ जाता था। क्या था बता, क्या था बच्चा, यहाँ पर इस टाइम पे ये फ्लड आ जाता था विद ड्यू टू एनुअल इनंडेशंस, यानी कि बारिश आने की वजह से, मानसून की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पर इस टाइम पे क्या आता था, बारिश आती थी। जो हमारा ये वाला समय था विद रिच मड, यानी कि जिसका नाम था केमीत। इसमें क्या बोल रहे हैं, और जब भी आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि जब भी नदी कहीं से बहती है अपने साथ वो बहुत फर्टाइल सॉइल लेकर आती है, सॉइल सैंड सिल्ट क्ले एटसेट्रा। तो जब वो नदी, ये नाइल नदी जब फ्लो करती थी तो अपने साथ ना बहुत ही फर्टाइल सॉइल, जिसका नाम था केमेत, वो यहाँ पर सॉइल लेके आती थी, और जो कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं इजिप्ट ने अपने लैंड को केमेत का नाम दिया। केमेत का मतलब होता है ब्लैक सॉइल बेसिकली, जो कि ऑब्वियसली बात है कहाँ से आ रही है, ब्लैक रिवर से, और नदी से आ रही है बेसिकली, उसकी वैली से। ये जो आप लोगों को यहाँ पर कहा गया, समझ में आ गई बच्चा ये वाली बात भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा हम लोग, एंड विच इज यहाँ पे देखो आप लोगों को बेसिकली दिखा रखा है ये मैप। ये क्या है बच्चा आप लोगों का, ये आपको अफ्रीका का आपको दिख रहा होगा, आधा अफ्रीका है ये पूरा, ये यहाँ पे इस तरीके से, एंड इसके आगे वाला पार्ट है ये हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेस्ट एशिया को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करा हुआ है बेसिकली। एंड ये जो आप लोगों को ये नदी जो आपको दिख रही है, समझ में आया, ये जो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली नदी दिख रही है, दिस इज योर नाइल रिवर। ये कौन सी बच्चा, दिस इज योर नाइल रिवर। अच्छा एक चीज समझो, नाइल रिवर में क्या था कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती थी, एंड जाके जो हमारा सी था, एक सेकेंड, जो हमारा ये सी है इसका नाम है बच्चा आप लोगों का मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। और ये यहाँ आके जो है वो गिर जाती थी, यहाँ से फ्लो कर रही है बेसिकली, साउथ से जा रही है ऐसे नॉर्थ की तरफ, एंड यहाँ आके जो है गिर जा रही है।
आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है कि नदी कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है? और पता है इसी रीजन से अभी आप लोगों के पास मैं दिखाती हूँ, इसी रीजन से आप लोगों के पास आगे ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखो दिखाती हूँ। देखो बोल रहे हैं कैन यू लोकेट द रिवर नाइल ऑन द मैप? यस, ठीक है, यस हमने अभी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। कितना आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इजिप्ट का जो नदन पार्ट है उसको तो बोलते हैं लोअर इजिप्ट, ये रहा, ये है लोअर इजिप्ट, एंड जो हमारा सदर्न वाला पार्ट है उसको बोलते हैं अपर इजिप्ट। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं, क्या है ये, क्यों आया ये नाम, उसको देखो यहाँ पे समझना। देखो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है इजिप्ट का बेसिकली मैप दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो मैंने बोला ये यहाँ पे साउथ से फ्लो करती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट के साउथ वाले पार्ट को हम बोलते हैं अपर इजिप्ट, और ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाले पार्ट को बल्कि हम लोग बोलते हैं हमारा लोअर इजिप्ट। ऐसे क्यों है पता है? और फॉर द मेन रीजन कि यहाँ का जो पार्ट हल्का टिल्टेड है, हल्का लैंड है वो ऐसे स्ट्रेट ना होकर, ऐसे ना होकर लैंड, अगर अफ्रीका अगर ऐसे है, ऐसे ना होकर हल्का वो ऐसे है, यानी कि ये जो पार्ट है हल्का उठा हुआ है। तब ये देख लो कि नदी है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नदी जो है नीचे से ऊपर जाए? जब ढलान ऐसे होगी, जो एलिवेशन ऐसे होगा, ये वाला पार्ट हल्का सा उठा हुआ होगा और ये वाला पार्ट हल्का गिरा होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है ना। मान लो नॉर्मल इजिप्ट ऐसे है, ये नॉर्मल इजिप्ट है, बट ऐसे ना होकर लैंड ऐसे है, तो ये जो अपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है, या फिर ये वाला मान लो ये ऐसे है, तो यहाँ पे ये साउथ वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, ये अपर है, और यहाँ से नदी ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, और तब जो यहाँ पे क्या है हमारे पास सी है, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे आके गिर जाती है। इसलिए यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा वो इसलिए है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? अच्छा अब देखो आप लोगों से कह रहे हैं अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले फार्मर्स ने डिस्कवर करा था दैट बाय डिगिंग डिचेस, यानी कि पतले पतले लंबे लंबे से गड्ढे से क्रिएट कर देना डिचेस, दे कुड डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर इनटू देयर फील्ड्स एंड स्टोर वाटर इन रिजर्वायर्स फॉर लेटर यूज। देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे फार्मर्स डिस्कवरी करते रहते हैं, तो उस टाइम पे आज से देखो कितने पहले की बात कर रहे हैं, आज से 5000 साल पहले, यानी कि वही 3000 BC के आसपास फार्मर्स ने इजिप्ट के डिस्कवर करा। अगर वो नाइल नदी के पानी को लंबे लंबे गड्ढे, मान लो नदी अगर ऐसे करके बह रही है तो हल्का गड्ढा यहाँ पे करा, तो इस पानी को डाइवर्ट करके, गड्ढे यहाँ पे करा, डाइवर्ट करके अपने फील्ड की तरह हम लेके आ सकते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वायर क्रिएट कर देंगे, यानी कि एक ऐसा प्लेस होगा वो जहाँ पे उस पानी को हम इकट्ठा करके रोक देंगे। हमने रोक दिया लेकिन उसको बाद में इस्तेमाल हम करते रहें, क्योंकि बेसिकली कैसे वर्क कर रहा होगा ये, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो क्या करा इन लोगों ने, ये रही यहाँ पे हमारी नाइल नदी, ये हमारी ऐसे करके हमारी नदी जो है फ्लो कर रही है ऐसे करके। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने कहा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा क्रिएट, यहाँ पे गड्ढे क्रिएट करते हैं, डिचेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं रिजर्वायर, यहाँ पे हम लोगों के फार्म्स हैं, यहाँ हम लोग खेती कर रहे हैं, हम लोगों ने जो उनका पानी है फील्ड तक हम ले आए उस नदी का पानी। बाय काउंटिंग द डेज बिटवीन नाइल फ्लड्स द इजिप्टियन डेवलप द कैलेंडर। तभी हम लोगों ने देखा था, उन लोगों ने ये देखा कि आखिर फ्लड आने में टाइम कितना लगता है, उस अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया था, अपना एक कैलेंडर बना लिया था। समझ गए? तभी हमने कहा था कि इन्यूडेशन के टाइम पे हमारा क्या आता है, इस टाइम पे इनका फ्लड आता है, और उसी अकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने अपना ये कैलेंडर को बिल्डअप भी किया था। बोलते हैं द नीड टू डग डिचेस एंड कंस्ट्रक्ट डैम, यानी कि जिसकी जरूरत थी, इट रिक्वायर्ड कलेक्टिव एफर्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कोई डैम बनाना है, कोई बड़ा काम करना है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें सब लोगों का होना बहुत जरूरी है। और ये तो स्टार्टिंग में कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं, सबका मिलजुल कर काम करना होता है, मस्ट हैव लेड टू द ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इससे ऑब्वियसली बात है हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, इन सब की भी ग्रोथ होनी चाहिए, तभी तो ये बढ़िया वाली बात हो पाएगी। समझ में आया जी? कहते हैं अकम्पनीड बाय द राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और जो शासन करने वाली क्लास है, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, उसका भी फायदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? उसका भी फायदा होना चाहिए। प्रोबेबली मेकिंग अप द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इजिप्ट। अब देखो यहाँ मैंने क्या दिखा आप लोगों को, इन कलेक्टिव एफर्ट से इन लोगों के मन में आया कि भैया लोकल गवर्नमेंट का भी फायदा कुछ ना कुछ होना चाहिए। दैट मीन्स ये पहली बार था जब इजिप्ट में पहली बार लोकल गवर्नमेंट की बात करी गई थी। तो ये वाली बात यहाँ पर बोल रहे हैं, अर्लीस्ट फॉर्म यहाँ पे रहिएगा लोकल गवर्नमेंट की। समझ में आ गया? अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इजिप्ट, इसका आई थिंक आप लोग सारे ही इंतजार कर रहे थे, मैम ये मम्मी वाला कॉन्सेप्ट समझाओ, ये क्या है, ये है क्या चीज, ये मम्मीज बनती कैसी थी, कैसे ये लोग बने, कैसे फॉर्म हुए, पिरामिड कैसे बना और क्यों बनता पिरामिड, पिरामिड का आखिर काम क्या था, उसको जरा आप हमें समझा दो। तो उसको जरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ये आप लोगों को दिख रहा है पिरामिड की शेप का, ऐसे 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 ऐसे, ये दिख गया ना आप सबको?
क्या है ये भाई, पिरामिड है मैडम, और क्या है, वही तो बोल रहे हैं हम। देखो क्या हो रहा था, बोलते हैं ओवर टाइम। देखो अब जो हमने ये सब कुछ चीज़ें पढ़ ली, इजिप्ट के बारे में पढ़ा, उनके लोगों के बारे में पढ़ा, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे जानी है, तो बोलते हैं ओवर टाइम यहाँ पे ऐसा होता था कि जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं, अब देखो उनके बारे में बता रहे हैं, ये सब वो बातें हैं जो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, जी वो बातें जो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़कर या देखकर कहीं ना कहीं से समझी है, निकाली है, तो हमें डेटा मिला है बेसिकली। तो बोलते हैं हाँ भाई ऐसा भी था कि टाइम के साथ साथ ऐसा होने लगा था कि जो पावरफुल इंडिविजुअल्स है, पैसे वाले जो हैं, या जो पावरफुल बहुत रॉब है समथिंग, जिनका नाम जिन्हें हम बोलते थे फराहो, क्या बोलते थे, फराहोज, वो दे इमर्ज एज द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। देखो बाद में क्या हुआ, जो ये फराहोज थे ये इजिप्ट के किंग बन गए, इजिप्ट के क्या बन गए, रूलर्स बन गए। अच्छा, इनकी डेथ के बाद देखो, अब जब ऑब्वियसली बात है डेथ सब क्यों होनी, जो आया है वो जाएगा जरूर वाली बात है। तो जब ये जो रूलर्स हुआ करते थे, जो एक किंग हुआ करते थे, जब इनकी डेथ हो जाती थी, कौन है ये, इनका नाम है फराओस, जब इनकी डेथ हो जाती थी, दे वर ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड। क्या करते थे, इनको अंदर की तरफ जो है, यहाँ पे गड्ढा करा जमीन पे, ये जमीन है, गड्ढा करा इसके और जो इनको अंडरग्राउंड जो इनको दबा दिया, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम था मस्तब, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर इन लोगों के ऊपर टेक दिया, अंदर दबा रखा है, यहाँ पे अंदर दबे हुए जमीन के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से, बट इनके ऊपर क्या करा, रेक्टेंगुलर सा डब्बा टेक दिया, एक स्ट्रक्चर सा जो है वो बनाया, और वो इन लोगों के ऊपर बच्चे क्या करा, वो इन लोगों का टेक दिया। ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो मस्तब थे, दे वर प्लेस्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अदर टू फॉर्म अ पिरामिड। अब देखो बाद में क्या हुआ, कोई और मर गया, फिर एक और टेक दिया, फिर किसी की डेथ हो गई और टेकते रहे, इस तरह यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे करके डब्बे डब्बे जो है लोग बनाते रहे, और ऐसे बनाने से देखो क्या फॉर्म हो गया, बनाते बनाते यहाँ पे पिरामिड सा एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता चला, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से जो है बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर ये पिरामिड सा बनता चला गया, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है एक पिरामिड जो कि यहाँ पे सकारा में है। तो यहाँ में सकारा का एक पिरामिड यहाँ पर हमें दिखा रखा है। कहते हैं ये जो पिरामिड्स हुआ करते थे, दे वर बिल्ट, इनको बनाते थे, दे वर बिल्ट प्राइमरीली बिकॉज द इजिप्शियंस बिलीव दैट ईच पर्सन हैड अ का, यानी कि स्पिरिचुअल डबल दैट लिव्ड ऑन अर्थ आफ्टर डेथ इवन इफ द बॉडी वॉज प्रिजर्व थ्रू ममीफिकेशन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ प्रॉपर आपका वाइड, अब आपकी प्रॉपर यहाँ पे लाइन्स आने वाली हैं। देखो आपको क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बोला गया है बेसिकली कि इन लोगों का मानना ये था कि जो ये लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, बेसिकली मानते थे कि हर एक इंसान के पास, नॉट जस्ट इन फरवास के पास, बट हर एक इंसान के पास मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रहती है, और अगर हमने इस बॉडी को दबा दिया, अंडरग्राउंड पहले डीप दबा दिया, उसके ऊपर हमने रेक्टेंगुलर डब्बा रख दिया, दैट मीन्स ये जगह किसके लिए क्रिएट करी है हमने, उस स्पिरिचुअल बॉडी के लिए, उसकी आत्मा के लिए, जो हमारी एक का ये यहाँ पर है। और उसको जब उस बॉडी को हम लोगों ने देखो ममीफिकेशन के थ्रू अगर हमने उसको प्रिजर्व करा है, तो जो उसकी आत्मा है वो एंड तक बहुत सालों तक उसके ऊपर ही रहेगी, उसके पास रहेगी, और वो रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे, देखो अब मेन बात यहाँ पे कि आखिर मम्मीज कैसे बनी, अभी यहाँ से इस पॉइंट को आप और अच्छे से समझ पाओगे, बेसिकली रिलेट कर पाओगे। देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो ये प्रोसेस था यहाँ पे विच इन्वॉल्व्स रिमूविंग द इंटरनल ऑर्गन्स। आप समझ क्या हो रहा है, बॉडी आपके सामने पड़ी है, कोई इंसान मर चुका है, डेथ हो गई है, आपने क्या करा, उस बॉडी का आपको ये नहीं कि पोस्टमार्टम की वजह से आप सब कर रहे हो, आप यूजुअल हमें प्रोसेस यहाँ पे ये था, बॉडी लेंगे और देखो एक्सेप्ट हर्ट, उसके दिल के अलावा उसकी लंग्स, उसके लिवर, उसके जो भी ऑर्गन्स हैं बाकी सारे हैं, उसको सब ये लोग निकाल देंगे। निकाला क्यों, उनका मानना ये था अगर ये सब ऑर्गन्स रहेंगे तो बॉडी अंदर से रॉट होती रहेगी, यानी कि बॉडी धीरे धीरे करके खराब होती रहेगी, बॉडी सड़ जाएगी। सड़ने की वो ना सड़े उसके लिए हार्ट के अलावा बाकी सब ऑर्गन जो है वो निकाल दे, अब सिर्फ खोखली बॉडी बची है। अच्छा अब देखो, अब जब बॉडी बची तो उसको ड्राई करेंगे पहले उस बॉडी को विद नाइट्रॉन से। नाइट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्ट होता है बेसिकली, तो केमिकल है, सॉल्ट है बेसिकली, तो उसको यहाँ से उस सॉल्ट के थ्रू बॉडी को ड्राई करेंगे, छिड़क के पूरी बॉडी को ड्राई कर दिया। आफ्टर ड्राई करने उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, द बॉडी वॉज देन ऑयल्ड। अब उस बॉडी पे ऑयल लगाएंगे, पहले क्या करा, सबसे पहले ऑर्गन निकाल दिए, ऑर्गन निकाल के उसको नेचुरल सॉल्ट, नॉट सो केमिकल बट नेचुरल सॉल्ट विच वाज कॉल्ड एज नाइट्रॉन, उससे उसको ड्राई करा, जो सुखा दिया उसको अच्छे से, अंदर तक सुखा दिया उसको, समझ रहे हो, अंदर तक सुखा चुके हैं बॉडी को। उसके बाद उस पर बाहर से ऑयल लगा रहे हैं पूरी बॉडी पे, एंड देन उसको ऐसे रस्सियों से उसको बांध देंगे, अनरैप्ड इन लिनन की स्ट्रिप से। और फिर उसको क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा है, ये ऐसे करा पहले, फिर ऐसे करा,
फिर ये बांध दिया, ऐसे बांधा उसको ऐसे करके, फिर ऐसे भी बांधेंगे उसको, एंड देन इस कॉफिन में उसको रख देंगे और उसको प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उसको दफना देंगे। दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ममीफिकेशन। अब ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब भी कोई फरोवा की डेथ हुई उसके ऊपर डब्बा रख दिया ऐसे करके, 1 2 3 जितने मरे यहाँ पर, फिर और मरेंगे तो उसके ऊपर फिर और डब्बे रख देंगे ऐसे करके, फिर यहाँ पे 2 मर गए तो फिर एक डब्बा रख दिया, फिर ये मर गए तो फिर एक डब्बा रख दिया, एक मर गया तो फिर डब्बा इससे क्या हुआ, आपका पिरामिड सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया। और ये रखा क्यों है, बिकॉज उनका मानना ये था कि डेथ के बाद भी बॉडी में आत्मा बचती है, उसके लिए हमें यहाँ पर मस्तब को क्रिएट करना चाहिए। एंड अगर हमने ममिफिकेशन से उस बॉडी को प्रिजर्व करा है, उसकी आत्मा उसके साथ हमेशा रहेगी। अब देखो ये आप लोग यहाँ पे क्या दिखा रखा है, बेसिकली इजिप्ट की सोशल हायरार्की दिखा रखी है कि वहां पर भी लोग यहाँ पे डिवाइडेड थे। सबसे ऊपर थे, मैंने बताया आप लोगों को, फरोवा, उसके बाद थे हम लोगों की ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट के नॉबल्स हैं, पुजारी वगैरह हैं, फिर यहाँ पे नॉर्मल काम करने वाले हैं, लैंड होल्डर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, बेसिकली ट्रेडर्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं बेसिकली वो यहाँ पर आएंगे। एंड फिर यहाँ पे सर्व एंड स्लेव, यानी कि जो औरों को सर्व करने का काम कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर कौन सा आएंगे, हमारे सर्व्स एंड स्लेव्स। समझ में आ गया। एंड दिस वाज आर सोशल हायरार्कियल पिरामिड ऑफ बेसिकली हमारा इजिप्ट। अब देखो वो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, अलग अलग लोग आपको दिख गए, इनके आपको अलग अलग ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर दिख गए। समझ में आ गया जी। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ डेली यूज आइटम है यहाँ पे, जो कि इजिप्शियंस यहाँ पे यूज कर रहे थे। देखो पोट्री यहाँ पर पकड़ने वाली बना रखी है, चप्पल देखो इन लोगों की कैसी है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ कंटेनर सॉर्ट ऑफ बना रखा है बास्केट का सा। तो बेसिकली बता रहे हैं यहाँ पे आखिर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आइटम है जो कि इजिप्शियंस यहाँ पर यूज करा करते थे अपने यूजुअल डेली के पर्पस में। अब देखो हम आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अर्ली इजिप्शियंस जो थे उन्होंने कुछ लेजर एक्टिविटीज यानी कि कुछ अपने इंजॉय वाली एक्टिविटीज भी उन लोगों ने करी है। देखो क्या क्या करा है, कहते हैं स्वयं वो तैरते थे, कैनो यानी कि बोटिंग करना बेसिकली वो लोग वो भी करते थे, बोर्ड गेम्स प्ले कर रहे हैं, और म्यूजिक डांसिंग वगैरह वो सब ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, इजिप्शियंस कर रहे हैं। फेस्टिवल्स वर सेंट्रल टू अर्ली इजिप्शियन कल्चर, यानी कि फेस्टिवल तो मतलब उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, डेडिकेटेड टू गॉड्स। हाँ, यानी कि भगवान को जब भी वो लोग कुछ फेस्टिवल्स कर रहे हैं, या तो वो किसी भगवान के लिए कर रहे होंगे या फिर वो किसी फरो के राज के लिए कर रहे होंगे। मान लो किसी फरो का राज को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब वो लोग सेलिब्रेट करेंगे उसको, तो वो लोग मतलब उन लोगों के लिए बहुत भगवान समान थे उनके फरो। कहते हैं ईच गॉड हैड अ फेस्टिवल इन विच देयर स्टैचू वाज परेडेड। कहते हैं हर एक भगवान का एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसमें जो उनकी मूर्ति है उसकी परेड होती थी। ठीक है, परेड हो रही है उनकी, अकम्पनीड बाय म्यूजिक, साथ साथ जो है म्यूजिक चल रहा है, साथ में प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट सच एज अ सिस्टम। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे लेकर उसका बजाते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ऐसे ऐसे करके वो जो झुंझुना सा होता है ऐसे उसके आगे ऐसे बताते हैं कि भैया खुश हो जा, रो रहा है तो बजाएंगे, हंस रहा है तो बजाएंगे, वो बजाते रहेंगे, माँ ऐसे ऐसे करके बेचारे बच्चे को परेशान कर देंगे, ऐसा होता है वो। और तो मतलब बच्चे को तो ऑब्वियसली मजा आ रहा होता है, बिकॉज जिस भी चीज़ से ऐसे कुछ साउंड से क्रिएट होते हैं ना, बच्चों को वो आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों की चप्पल में वो पुछ 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 सा लगा होता है, देखा है आप लोगों ने, तो कितना से वो जाते थे कभी गली में तो पुछ 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 बच्चे करते हैं, कितना अच्छा लगता है उस टाइम। मतलब वो नॉस्टैल्जियस है ना हम सब बच्चों के, आप लोगों ने पहने होंगे चप्पलें, मतलब वो तो ऑलराउंडर चप्पल है, हर बच्चों ने पहने हो चप्पलें, पुछ 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 पुछ। तो बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पर बच्चे के आगे वो ऐसे बजाएंगे सिस्टम को, एंड द बच्चा है वो खुश हो जाएगा। बोलते हैं फेस्टिवल्स आल्सो सेलिब्रेटेड रीन ऑफ द फरो। बोल रहे हैं अगर मान लो जैसे मान लो एक सेड फेस्टिवल है, सेड फेस्टिवल है यहाँ पर, वो उस किंग की 30वीं, यानी कि अगर उस किंग को राज करते हुए 30 साल हो चुके हैं तो यहाँ पर वो मनाया जाएगा सेड फेस्टिवल। तो बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं फेस्टिवल्स यहाँ पे किंग के लिए यानी कि जो फरो है उनके लिए और गॉड के लिए यहाँ पर मनाए जाते थे। और ये शो करते हैं कि आखिर लोग जो है कितने बेसिकली डेडिकेटेड थे, कितने रेवरेंस है, कितने डेडिकेशन के साथ अपने गॉड्स का, अपने रूलर्स का जो है वो उनको बहुत मान रहे हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे सिस्टम। अच्छा अब देखो आगे बात कर रहे हैं हमसे यहाँ पे इजिप्ट की वुमेन दिख रही है आपको ये वाली। इन जनरल दे एंजॉयड मोर राइट्स दैन देयर ग्रीक और रोमन काउंटर पार्ट्स। मैंने पहले कहा था ग्रीक के बारे में, सॉरी इजिप्ट के बारे में ग्रीक और रोमन भी जानते थे, बट ग्रीक और रोमन उन वुमेन के पास जो अधिकार थे उससे कहीं ज़्यादा अधिकार किसके पास थे, इजिप्शियन वुमेन के पास हुआ करते थे। कहते हैं एज दे कुड ओन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हो सकती है उन लोगों के पास,
प्रॉपर्टी को ओन कर सकती हैं, उनके खुद के जो बिजनेस रन कर सकती हैं, ये सब अधिकार उनके पास हुआ करते थे। फॉर इंस्टेंस जो आपको दिख रहे हैं क्लोपेट्रा है, बेसिकली 69 से लेकर के 30 BC के आसपास की है ये। शी वॉज ट्रेन फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर के उनको राज करने के लिए ही उनको ट्रेन करा गया था, और वो 18 साल की होते होते उस तक वो जो है क्वीन बन चुकी थी, जिसका नाम क्या था, क्लोपेट्रा। तो ये जो एक मंदिर की वॉल पे जो है पेंटिंग है वो लगी हुई है ये वाली, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बुक में दर्शा रखा है। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा आप लोगों की द चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि बहुत छोटी सी है। आप लोगों का चैप्टर जो है बच्चा वो फटाफट से कंप्लीट होने वाला है। समझ में आ गया जी। आप देखो क्या चीज़ है, कहते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी मेसोपोटामियन के बारे में, हमारी इजिप्ट के बारे में, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ कि आखिर ये जो सिविलाइजेशन है इसमें नदियों ने कैसे हेल्प करा है इनको ग्रो करने में। नदियों का आप लोगों को बताया, हमारी आईवीसी हो गई, मेसोपोटामियन हो गई, इजिप्ट हो गई, इन सब के आसपास देखो आईवीसी के आसपास जो है इंडस नदी थी। ठीक है, ऐसे आप लोगों की अभी हम लोगों ने इजिप्ट पढ़ी, उसके आसपास जो है कौन सी थी आप लोगों की, नाइल नदी थी। तो कह रहे हैं चाइनीज सिविलाइजेशन में भी नदियों ने भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ये बात आप लोग जानते हो क्यों करा है भैया, जहां पर भी नदियां होंगी उस टाइम के लोग जो है क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर करा करते थे। अगर वो सब लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है, सब लोग वो कर रहे हैं, तो उनका पानी के आसपास होना बहुत जरूरी है ताकि वो इरिगेशन भी कर सकें। और इसी पानी के आसपास उन लोगों को बच्चा क्या मिलेगी, आप लोगों की फर्टाइल सॉइल उन लोगों को मिलेगी, इसलिए जो है वो लोग ऐसा करते थे। अब देखो यहाँ आपको दो नदियां हैं, एक का नाम है हुएंगी और एक यहाँ पे शिंगजियांग, जिसका नाम था यांगसे रिवर एंड यहाँ पे येलो रिवर। ये दो नदियां थी। ये जो बीच में यहाँ पे दिखा रखी, दिस वाज द हमारी चाइनीज की सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। बोलते हैं ये जो दो नदियां वैलीज थी यहाँ पर, देवर ऑल्सो ये सेंटर भी थी अर्ली चाइनीज न्यूलिथिक कल्चर की, यानी कि जो पहले का चाइनीज का कल्चर था न्यूलिथिक, जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पोट्री थी, जहाँ सेटलमेंट थी, जहाँ डेवलपमेंट थी, उसका यहाँ पर ये रहा है, विच वॉज अराउंड 7000 BC। कहते हैं अराउंड 2000 BC के आसपास, यानी कि 2000 BC के आसपास यहाँ पे कॉपर या ब्रॉन्ज की मेटलर्जी भी आ चुकी थी, यानी कि कॉपर का डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका था, क्वार्टर कॉपर की डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर हो चुकी थी। अच्छा, बोलते हैं दिस ब्रॉट मेनी ऑफ द न्यूलिथिक की सेटलमेंट भी यहाँ पर इसकी वजह से आ चुकी थी, स्पेशली दोज इन द येलो रिवर बेसिन, यानी कि इस येलो वाले बेसिन के आसपास तो यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट जो है वो हो रही थी। ये आपको देखो यहाँ ये हमारी क्या है, ये प्रॉपर ये हम लोगों के बच्चा ये चाइनीज का सिविलाइजेशन है। ये हमारी है यहाँ पे येलो रिवर, जिसमें डेवलपमेंट का रेट जो है वो ज़्यादा था। समझ में आ गया जी। बोलते हैं हाउएवर इट वाज ओनली 1600 BC कि आप अर्बन सेंटर देखने को मिले। देखो यहाँ बोल रहे हैं 1600 BC के आसपास ऐसा हुआ था कि यहाँ पे कुछ अर्बन सेंटर बेसिकली हम लोगों को देखने को वो मिले, इमर्ज हुए वो, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत एक्सपैंड करने लग गया। एग्रीकल्चर बढ़ेगा तभी जो यहाँ पे क्या हुआ, हमें ये सब चीज़ें कुछ देखने को मिली। एडवांसमेंट हुई उस टाइम पे वहाँ पे मेटल्स की एंड क्राफ्ट की। हमने पहले पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, सरप्लस होगा, यानी कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, बाहर बेच पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। जब पैसा कमाएंगे तभी जो है क्या होगा, क्राफ्ट, हम और क्राफ्ट पे ध्यान दे पाएंगे। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा हम क्राफ्ट पे ध्यान दे पाएंगे, और वो भी क्यों हुआ, बिकॉज वहाँ पे मेटल की डिस्कवरी होने लग गई थी। अच्छा, एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ फर्स्ट चाइनीज ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर, यानी कि चाइना का पहला एम्पायर क्योंकि ब्रॉन्ज एज के आसपास आया था, इसका एम्पायर स्टैब्लिश होना। देखो किंगडम की बात अलग होती है बच्चा, किंगडम तो बहुत सारे फॉर्म हुए, बट एम्पायर का मतलब होता है बहुत सारे किंगडम का मिलन, बहुत सारे किंगडम का एक साथ आना, विच वॉज कॉल्ड एज बच्चा आप लोगों का एम्पायर। बोलते हैं जो इतिहास है चाइना का, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेरियस डायनेस्टीज, यानी कि बहुत सारी डायनेस्टी, यानी कि बहुत सारे वंशज में हमारे चाइना का इतिहास लिखा हुआ है। देखो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, एक वंश पहले पूरा चल रहा है, फादर के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, ये जो है पूरा एक वंश है। वो वंश खत्म होगा, कोई इसको मार देगा, फिर दूसरा वंश आ जाएगा, फिर इसके पापा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली हम लोगों का डायनेस्टी, यानी कि वंश। इसमें देखो आप लोग कौन कौन सा है, शांग आए हैं, शांग डायनेस्टी आई है, जोऊ आए हैं, ये जो है दो वेल नोन रहे हैं बेसिकली, अच्छे खासा डायनेस्टी रही है ब्रॉन्ज एज की। इवन यहाँ पे कहते हैं 600 BC के आसपास जब आयरन आ गया था, 600 BC के आसपास, यानी कि आज से
2600 साल पहले समथिंग समथिंग, जब यहाँ पे पूरे चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था हमारा आयरन। तो चाइना का जो आयरन था इट डेट्स बैक फ्रॉम दिस पीरियड के बाद जो हमने इसके बारे में हम पढ़ेंगे चाइना की आयरन एज के बारे में बेसिकली। देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन यहाँ बोली हुई है। ये लोग इन लोगों ने कहा क्या था, नेम चाइना, जो नाम है ना यहाँ पे चाइना, ये बोलते हैं कि बहुत ही ना प्रोबेबली बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट वर्ड से आया है। बोलते हैं आयरन एज, बोल रहे हैं कि जो चाइना जो वर्ड है हमारा वो आयरन एज से ही आया है। आयरन एज जिसका मतलब आयरन एज क्वीन यानी कि चिन डायनेस्टी, यानी कि जो इस टाइम पे आयरन एज की डायनेस्टी यहाँ पे रही है उससे ही नाम पड़ा हुआ है आयरन एज क्वीन, क्वीन यानी कि चिन, तो चिन से इसका नाम पड़ा हुआ है चाइना। तो वो क्या थी, ये डायनेस्टी यहाँ पे रही है चिन डायनेस्टी, जो कि हमारी पहली इंपीरियल डायनेस्टी रही है चाइना की, और इसने पूरी ही कंट्री को यूनिफाई कर दिया था। उसके बाद जो और रही है वो रही है हान डायनेस्टी आयरन एज के नाम में। देखो क्या मतलब है, इसका क्या समझ में आया अभी तक यहाँ से, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं चाइना में ब्रॉन्ज एज और आयरन एज ये दो रही हैं। ब्रॉन्ज एज के टाइम पे कुछ और एम्पायर्स रहे हैं एंड आयरन एज के नाम पे टाइम पे कुछ और एम्पायर्स यहाँ पे चाइना में प्रेवलेंट रहे हैं। जब यहाँ पे आयरन एज आई है उस टाइम पे यहाँ पे एक डायनेस्टी जिसका नाम था शिन डायनेस्टी, बेसिकली क्वीन थी, तो क्वीन शिन डायनेस्टी इनका नाम था। इसी के नाम पे हम मानते हैं कई बार कि भैया चाइना का नाम शायद ना यहीं से आया था, ठीक है, बिकॉज ये जो है चाइना की सबसे पहली इंपीरियल यानी कि जो बहुत कुछ कॉन्क्वेर करना चाहती है वो जो डायनेस्टी ये वाली रही है हमारी। इसके बाद एक और यहाँ पे आई है आयरन एज के टाइम पे विच वॉज कॉल्ड एज द बच्चा आप लोगों की हान डायनेस्टी। अब ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है टाइम लाइन्स में कौन आखिर कब आया है। देखो ब्रॉन्ज एज रही है 7000 BC से 2000 BC, मतलब यहाँ तक जो बेसिकली ये रही है, उसके बाद भी चलती रही है। और जब भी आयरन एज आ गई है उस टाइम पे हमारी एक आई है जोहू जो चल रही थी ऑलरेडी, एंड मेन आई है हमारी क्वीन और हान डायनेस्टी यानी कि 221 BC के बाद जो है ये रही है। और इनके टाइम पे ही बहुत इम्पीरियल ये रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जो है इन लोगों का रोल भी वो रहा है। समझ में आ गया बेटा। अब बोलते हैं जाहू जो रूलर्स हुआ करते थे वो किंग और पुजारी दोनों हुआ करते थे। दे बिलीव टू बी अपॉइंटीज ऑफ हेवन, वो मानते थे कि उन लोगों का जो चुनाव करा गया है उनको अपॉइंट करा गया है खुद भगवान के द्वारा, हेवन से आए हैं, वो स्वर्ग से पधारे हैं यहाँ पर। बट दे कुड बी डिसमिस्ड व्हेन देयर पीपल डिड नॉट प्रॉस्पर, बट उनको जो है उनके राज से हटा दिया जाएगा अगर उनके लोगों ने उनके राज के टाइम पे तरक्की नहीं करी, तो पैसा नहीं रहा अगर उन लोगों के पास तो उनको यहाँ से जो है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन बोलते जो पब्लिक के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे देवर बेसिकली चोजन विद ग्रेट केयर, उनको बहुत ध्यान से बहुत केयर के साथ जो है उन सब लोगों को वो लोग रखते थे। आफ्टर बीइंग एग्जामिन, बोल रहे हैं जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर वो बहुत ध्यान रखेंगे और बहुत ध्यान से उनका चुनाव होता था। जब उनको हम आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में, हॉर्समैनशिप में, कैलकुलेशन में, राइटिंग में, म्यूजिक में, जब हम उनको सब में चेक कर लेंगे बेसिकली, तब जो है कहीं जाके हम उनको चूज करेंगे एज आर लीडर। समझ में आ गया जी। अब देखो आप लोगों से बोल रहे हैं हाउ डू वी नो अबाउट चाइना, आखिर हम लोगों को चाइना के बारे में इतना कुछ पता कैसे है। हाउ, स्टार्टिंग में हमने कहा था इजिप्ट के, चाइना के, इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर बोला गया भैया चाइना के बहुत सारे, अबंडेंस का मतलब बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रहे हैं। आज जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा है इवेंट्स को, क्या करा है उन लोगों ने, रिकॉर्ड करा है इवेंट्स को। इवन आप देखोगे जो अर्लीस्ट सोर्स है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का अबाउट चाइना, चाइना के बारे में, वो क्या है, ऑरेकल्स हैं। ये आप लोगों को दिख रहे हैं ऑरेकल्स, बेसिकली बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को उनके बारे में जो कुछ चीज़ें पता चली हैं चाइना वालों के बारे में, तो वो हमको पता चली हैं थ्रू द ऑरेकल्स। और ये ऑरेकल्स क्या होते हैं, देखो बोलते हैं विच वर सिम्बल्स होते थे ये सिम्बल्स विच इज मेड ऑन पीसेस ऑफ एनिमल बोन्स और टॉर्टोइज शेल, यानी कि एनिमल्स की बोन्स पे या टॉर्टोइज के शेल पे यहाँ पर जो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा करते थे उन्हें यहाँ पे कहा गया ऑरेकल्स। और उनसे हमें चाइना के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोगों के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, उनको बेसिकली जानना बोलते हैं। अब देखो मान लो ये बोन्स है, इन सब बोन्स को ज्वाइंट करा और जो है किस चीज़ को स्थापित करके रख दिया। बट जब हम लोगों को, इंडियंस को, किसी को भी यहाँ पर जब इनके बारे में जानना हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को, बेसिकली हिस्टोरियंस को, उन लोगों ने जाना कैसे इसके बारे में, आखिर उन लोगों ने क्या करा, उनका बेसिकली क्या रहा, उन्होंने बोन जो था उसको हीट करा, इस पूरी बोन को, जहाँ से वो जब वो हीट हुआ, जहाँ जहाँ से उसमें क्रैक थे वो पार्ट जो है वो और क्रैक हो गए, वो डेवलप हो गए और अच्छे खासे वो टूट गए।
और टूटने के बाद हम उनको क्रोनोलॉजी से आप अरेंज करके हम उसको समझ पाए, जान पाए, आखिर हम उसको इंटरप्रेट कर पाए उन पैटर्न्स के थ्रू। समझ में आ गया? कहा ये जो ऑरेकल्स थे दे वर ऑफन यूज्ड टू फोरटेल द फ्यूचर। इन ऑरेकल्स का इस्तेमाल करा गया फ्यूचर बताने के लिए। आज भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। टेल अस लॉट अबाउट द होप्स, डिजायर्स, फियर्स ऑफ द अर्ली चाइनीज। अच्छा, अब देखो आगे आप लोगों से क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो चाइना की जो बेसिकली स्क्रिप्ट है वो थी आप लोगों की लोगोग्राफी। क्या थी बच्चा? वो लोगोग्राफिक थी विद कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एंटायर वर्ड्स। देखो जो कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं ना, ये वाले बोलते हैं दे रिप्रेजेंट एंटायर वर्ड्स, ऑब्वियसली बात है। और मॉर्फिम, देखो मॉर्फिम क्या होता है? बेसिकली स्मॉलेस्ट वर्ड जिसका कोई ना कोई मतलब हो, स्मॉलेस्ट वर्ड जिसका कोई ना कोई मतलब हो। ये पेन, पेपर, चेयर, टेबल, सबसे छोटे से छोटा अक्षर जिसका कोई ना कोई मतलब हो, वो यहाँ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा इन लोगों ने, इसको यहाँ पे दर्शाया, इससे ट्री को दर्शाया बेसिकली ऐसे करके। तो यहाँ पे हम समझते रहे, समझ में आ गया? देखो पर्सन जो ऐसे है उसको दर्शाया ऐसे करके, पेड़ों को दर्शाया ऐसे करके। लोगोग्राफिक उन लोगों की स्क्रिप्ट जो है बेसिकली वो हुआ करती थी। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखा है, ये आप लोगों का है जेड ड्रैगन, आपको दिख रहा है ये शेप से ड्रैगन है। ये क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है ना, ऑब्वियसली बात है, और क्या है। बट यहाँ पे क्या है? ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रॉन्ज का ये रहा, नहीं रुको एक सेकंड, हाँ ये पेंडेंट, मैं कहती पेंडेंट था ये पेंडेंट है, ठीक है। और ये क्या है? पोरिंग वेसल है, ऐसे करके जो उन लोगों के मतलब प्रॉपर इस टाइप की स्क्रिप्ट उन लोगों की वो हुआ करती थी। आप लोगों से आगे देखो क्या कह रहे हैं, बोलते हैं कुछ और यहाँ पे क्राफ्ट के आइटम है जो कि चाइनीज के लिए काफी मतलब वो चाइनीज के ही देखे हैं, बहुत यूनिक है उन लोगों की। क्या है वो? दे वर द जेड ऑब्जेक्ट। देखो जेड क्या अभी दिखाई दो ऊपर पिक्चर, ग्रीन से डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के जो ऑब्जेक्ट्स हुए, बेसिकली स्टोन है प्रॉपर। जेड एक स्टोन है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऐसा सा होता है वो। तो वो यहाँ पर उन लोगों के काफी यूनिक हुए। या फिगरिन्स, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके, बेसिकली इन्हें बोला जाता था टेराकोटा फिगर, जो कि क्ले की बनती थी, क्ले की, मड की, इनसे बनी हुई है। पता है ये सारी की सारी, ये बहुत सुंदर है। आपको चाइना में ये बहुत देखने को मिलेंगे, अब इवन कलरफुल देखने को मिलेंगी। बाद में इनको जो पेंट करा गया, बहुत प्यारी जो इमेजेस थी। कहते हैं ये तुझे भैया बहुत यूनिक रहा है, बहुत रिचुअल प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स रहे इन लोगों के यहाँ पे रहे हैं। दे प्रोबेबली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल ट्रांजेक्शन। शायद इन लोगों ने ना सोशल यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने में भी काफी अच्छा खासा इन लोगों का रोल रहा है। बिकॉज जो ज्यादा था उसको लोकली ही नहीं बल्कि हमें बाहर से भी मिला है, वो चाइना से। मतलब इन लोगों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है काफी अच्छा खासा था, बिकॉज हमें ये ज्यादा जो है ये बाहर से भी मिला है, आउटसाइड चाइना से भी हम लोगों को मिला है। दैट मीन्स इन लोगों का जो ट्रेड का तरीका था ये बहुत अच्छा था। जो ये ट्रांजेक्शन ये लोग कर रहे थे ये काफी अच्छी खासी आउट ऑफ चाइना भी कर रहे थे। मार्बल वॉज ऑल्सो कार्व्ड इनटू ऑर्नामेंट्स इन फॉर्म ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप सोचो इनकी कलाकारी, चाइना वाले की कलाकारी तो खैर आज भी देख लो, चाइना वाले मतलब भाई कुछ भी बना देते हैं, किसी भी मतलब वो लोग कुछ भी कर देते हैं। वो मैं वही कह रही हूँ, मतलब इन लोगों की जो कलाकारी है, जो स्किल्स है वो इतनी अलग लेवल की है। तो बोल रहे हैं मार्बल को देवर कार्व्ड इनटू ऑर्नामेंट्स, मार्बल्स को यहाँ पे लोग ऑर्नामेंट्स में लगा देते हैं, समझो उसमें लगा देते हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की फॉर्म में। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था यहाँ पर, है ना, वो कर रहे हैं। एंड देयर एज फाउंडेशन फॉर वुडन पिलर्स, इवन जो वुडन के पिलर्स तक में, उसमें तक इसको वो करते हैं। कहते हैं इसके अलावा यहाँ पे चाइना ने मास्टर कर रखी थी ब्रॉन्ज मेटलर्जी, यानी कि ब्रॉन्ज का एक्सट्रैक्शन टू प्रोड्यूस वेपन्स वगैरह बनाने के लिए, टूल्स के लिए या फिर रिचुअल्स वगैरह के लिए। समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा, अब देखो आगे हम बोल रहे हैं जो ये चाइनीज के आर्टिसंस थे, इन लोगों ने इतना स्किलफुली जादे को काफ कर दिया था इनटू ऑब्जेक्ट्स में। अब यहाँ हमने देखा तो ऊपर ग्रीन वाले जो है उनसे ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट इन लोगों ने बनाए थे ना, मतलब ऐसे ऐसे फिश, और फिर उसको जो रस्सी से बांध दिया, कोड से ऐसे करके, मतलब उसका पेंडेंट ही बना दिया। इतना कुछ उन लोगों ने करा था। और वेन एवर स्ट्रक, जब वो अटकते थे, मतलब जब वो अटका मतलब ऐसे उन लोगों ने उसको जोड़ा और यहाँ पे आगे स्ट्रक हो गया। जो दीज जेड पीसेस हुए, इन लोगों ने बहुत बढ़िया एक म्यूजिकल साउंड दी। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें यहाँ पे ज्यादा की, उसको ऐसे मारा उसको एक दूसरे पे, और इतनी प्यारी सी म्यूजिकल साउंड यहाँ से जो रिलीज हुई। तो बेसिकली हमें यहाँ पे समझ में आया इन लोगों की उससे कि चाइनीज के कल्चर में म्यूजिक की बहुत अपनी अलग इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझ पाए जो क्राफ्टमैनशिप है यहाँ पर किसकी, चाइनीज लोगों की। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। अब देखो इसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें जो कि आप लोगों की बुक में भी थी,
फिर मैंने भी एक दो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड ऑन कर दी। देखो वो क्या है, आप लोगों को दिख रही है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अच्छे से देख लो एक बार, यहाँ से निकलती हुई ये बहुत लंबी जा रही है ये। अच्छा, या इसमें लिखा नहीं है ना, हाँ ठीक है, या आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे आखिर ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो कितने किलोमीटर्स लंबी है, कितने किलोमीटर्स की लंबी है जो हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। या आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे इस जवाब का, इस सवाल का आंसर। समझ में आ गया जी? पहले आप लोग समझो ये है क्या। बोलते हैं जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है बेसिकली इट वाज बिल्ट ओवर अ पीरियड स्ट्रेचिंग टू 2000 ईयर्स। आप सोचो ये जो वॉल है ये 2000 सालों में बनी है, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो 2000 सालों में सिर्फ और सिर्फ दीवार ही दीवार बनी है। अच्छा, इनिशियली यहाँ पे कहता है कुछ वॉल्स थे यहाँ पे, कुछ वॉल्स हैं यहाँ पे फ्रॉम 680 BC, यानी कब से कब तक, देखो ये 680 BC से इसका बनना स्टार्ट हो गया था। एंड तब से लेकर के ये मतलब जोर है इसको बनाना स्टार्ट किया था, जो हमारे ऊपर थी ना अभी जोर डायनेस्टी, उन लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। एंड बाकी और ने जो इसको और बाद में जो कंटिन्यू ये लोग करते रहते। ये बनाई क्यों गई थी, इसका मेन मोटिव था बनाने का कि जो यहाँ पे आसपास के वहाँ पे ना ये जोंगनू ट्राइब्स थे, क्या थे ये नोमैडिक यहाँ पर हमारे ट्राइब्स थे, ये जोंगनू ट्राइब्स, ये सबको बहुत परेशान करते, बार बार अटैक करते थे ये, और बहुत लेकिन थे पावरफुल अच्छे खासे। तो नीचे से ये लोग आते थे, चढ़ के कभी भी आ गए, अटैक कर दिया, यहाँ पे कुछ भी कर दिया। इन लोगों से बचने के लिए बेसिकली सबने अपने अपने एम्पायर में अपने अपने किंगडम के आसपास जो है बना ली थी। और तब वो फैलते 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 यहाँ पे किसी का यहाँ पे पूरा जो है ये फैलता हुआ चला गई थी हमारी क्या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो बेसिकली स्टार्ट कब हुई थी बनने, ये 680 BC से हुई। किसने बनाई, ये जोउ ने स्टार्ट करी थी। टाइम कितना लगा इसको बनने में, 2000 साल जो है करीब करीब इसको लग गए थे। अच्छा, बोलते हैं यहाँ पे कुछ और ने इसको और आगे और बेसिकली बढ़ाया, लेटर इसको ज्वाइन कर दिया गया। यहाँ पे इसको डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, अपने खुद को डिफेंड करने के रूप में इसका इस्तेमाल करा गया था। एक्सपेंशन होना, इसका रिपेयर जो है वो 17th सेंचुरी तक चला। ऑब्वियसली बात, तभी जो है कितने हो पाए हमारे 2000 साल, तभी तो हो पाए ना जब वो इतना लंबा चला है। बोलते हैं अलग अलग किंगडम्स ने इसको पहले बनाया था, अलग अलग सेपरेट वॉल्स को बनाया है अपने अपना किंगडम को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जब चाइना को यहाँ पे यूनिफाई कर दिया गया था, आपने पढ़ा था क्वीन शी के द्वारा, है ना, आप लोगों को याद होगा डायनेस्टी जो थी हमारी क्वीन शी, जब उन्होंने चाइना को यूनिफाई कर लिया 221 BC में, उसके नाम जो हुआंग था उन्होंने सारी वॉल्स को आपस में जुड़वा दिया, अलग अलग किंगडम की ना होकर पूरे एम्पायर की एक वॉल उन्होंने बनवा दी थी। बाद में जो डायनेस्टीज आती रही उन सब ने उसको रिपेयर कराया, स्ट्रेंथन करा, एक्सटेंड करा, और बाद में इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो आज हमें दिख रहा है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक अजूबा बेसिकली, ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। समझ में आ गया जी? अब देखो आगे आप लोग उसे क्या कह रहे हैं, सिल्क वॉल। अब देखो सिल्क यहाँ पर बात करी जा रही है, बोलते हैं यहाँ पे सिल्क वॉज नोन टू द चाइनीज का चाइनीज बेसिकली सिल्क के बारे में जानते थे फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड, जो कि हमारा कब से कब तक रहा है 4000 से लेकर के 3000। आप लोगों को पता है सिल्क वॉर्म जो कि उससे प्रोड्यूस होने वाला जो सिल्क है, चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, टेक्सटाइल जो है बेसिकली वहाँ की रही है, बहुत इंपॉर्टेंट जब क्राफ्ट रहा है ब्रॉन्ज एज के टाइम से ही। कहते हैं 2nd सेंचुरी BCE से उसके आसपास, उसके टाइम तक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हान डायनेस्टी जो हमारी 220 उसके आसपास की रही है, सिल्क जो है मेजर आइटम बन गया था ट्रेड करने का, जहाँ से यहाँ से चाइना से उसको जो अलग अलग जगहों पे उसको भेजते थे। सो मच सो, इतना ज़्यादा भेजते थे कि पूरे एंटायर रूट को सिल्क रूट के नाम से जो हम जानने लगे थे। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहे हैं कि कब से चल रहा है वो, इतना लंबा जो है टाइम पीरियड इसका रहा है, इतने लंबे टाइम तक जो है ये चला है। अच्छा, इसलिए इसका नाम जो है क्या दे दिया गया हमें, सिल्क रूट वो दे दिया। कितना बच गया, थोड़ा सा ही है। बोलते हैं बाय 1500 BC, 1500 BC के आसपास जो चाइना की ब्रॉन्ज एज सोसाइटी थी इट वॉज हाईली स्ट्रैटिफाइड। हम लोग जानते हैं मतलब बहुत उसको क्लासीफाई कर दिया गया था, इस हमारी सोसाइटी को हायरार्कियल बहुत ज़्यादा बना दिया गया था। इसमें नॉबल क्लास है, रूलिंग क्लास है, ऊपर है वो सब, उसके बाद फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा भी था ऊपर जैसे इजिप्शियंस का था सेम ऐसे यहाँ पे चाइनीज़ का भी यहाँ पे सोशल हायरार्कियल स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका था। तो बोल रहे हैं ब्रॉन्ज एज के टाइम पे यानी कि 1500 BC के आसपास जो है ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका था, विच वॉज कॉल्ड एज द सोशल हायरार्कियल स्ट्रक्चर विच लेट द फाउंडेशन ऑफ चाइनीज स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो यहाँ बोल रहे हैं मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोल रहे हैं, चाइनीज बहुत से काम पहली बार करते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या कहा गया, एक मेटल बेस,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी, ये यहाँ पर आया। इट अपीयर ड्यूरिंग द जोहू डायनेस्टी। अब मनी इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप होने लग गए फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC। मनी इकोनॉमी आ गई इन लोगों की। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी टू द वर्ल्ड। चाइना वो पहली कंट्री थी जिसने वर्ल्ड में पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करा था। जो जब नोट यूज करते हो ना 100 का 500 का ऐसे उड़ाते हो, वो सब ये लोग लेकर आए थे। और ये वो पहली कंट्री भी थी जिसने पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो कराया था, बेसिकली IAS IPS ऑफिसर्स का एग्जाम। समझ में आ गया जी। अब देखो ये आप लोगों का रहा लास्ट पॉइंट। आई होप इसके बाद हम लोग का चैप्टर अब नहीं बचा है, इसके बाद कुछ भी, हाँ खत्म है इसके बाद। पहले ये हल्का से बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कंक्लूजन में बेसिकली बोला गया, वी हैव सीन हाउ मेजर जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन रही है हमारे वर्ल्ड की, दे इमर्ज इंडिपेंडेंटली इन द फर्टाइल रिवर प्लेन्स। मैंने कल कहा कि हम लोग ये देख चुके हैं जो ब्रॉन्ज एज यहाँ पे रही है सिविलाइजेशन, ये कैसे हमारी इंडिपेंडेंट रही है, बिल्कुल ये किससे, फर्टाइल प्लेन से, ठीक है, बिल्कुल उसके आस इंडिपेंडेंट रही है। मतलब तो उसके आसपास जो इमर्ज हुई है, हार्नेसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि उसको बढ़ाने का काम करना और यहाँ पे नए नए रिसोर्सेज को लेकर आना। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रोथ हुई है, विच लेड टू इमर्जेंस ऑफ द अर्बन सिटीज। बाद में हमने पढ़ा था, इससे क्या हुआ, अर्बन सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई हैं, अलग अलग यहाँ पे सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। इसने डेवलप कराए हैं इंडिपेंडेंटली बहुत सारे सिस्टम्स को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बढ़ाया है। राइटिंग जब यहाँ पर आई है, राइटिंग के बाद हम लोग यहाँ पे पहले की सोसाइटीज़ के बारे में जान सके, रिकॉर्ड कर सके उनकी ट्रांजैक्शन को, बेसिकली एक्टिविटीज़ को। ओवर टाइम इट लेड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लिटरेचर एंड क्रिएटिव टेक्स्ट। इससे हमें धीरे धीरे करके क्या मिलते रह गए, इससे हमें धीरे धीरे करके ये कुछ लिटरेचर और क्रिएटिव टेक्स्ट जो है वो मिलते रहे। दस हम देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे कल्चरल इथोस हैं, दे हैव देयर रूट्स इन द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि जो बहुत सारे कल्चर हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, हमें मिले हैं, वो कहाँ से, ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन से। समझ में आ गया बच्चा। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे आप लोगों का बिफोर भी मूव ऑन वाला पॉइंट, उसमें क्या चीज़ें कुछ मेंशन आप लोगों के लिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है उसका मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग पीरियड जो यहाँ पे इतिहास का है हमारे राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का, यानी कि आज से 5000 साल पहले से पहले का, ठीक है जी। एंड राइटिंग उसको पढ़ा गया है, स्टडीड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मैंने पहले ही बोला, पहले के बारे में जानते कैसे हम, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू। अब के बारे में जानते कैसे हम लोग, लिटरेरी एविडेंस के थ्रू, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमंस थे हम लोग को बताया वो सब कहाँ पर आए, अफ्रीका में आए हैं। एंड बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस और जो होमो हैबिलिस थे उनके अलावा जो बाद के तीनों रहे वो सब यहाँ पे अफ्रीका से बाहर भी निकले, यूरोप गए, एशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, होमो सैपियंस तो हर जगह गए, तभी तो हर जगह हैं। ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड के बाद मेसोलिथिक पीरियड आगा, न्यूलिथिक पीरियड। इसमें देखो क्या क्या बोल रहे हैं, हंटर गैदरर्स थे यहाँ पर, यहाँ पे छोटे टूल्स आ गए इन लोगों के पास, यहाँ बहुत बड़े बड़े टूल्स थे इन लोगों के पास, बहुत वाइल्ड बड़े बड़े टूल्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्टैपर्स, फेंक के मारने वाले, ये यहाँ पर था जहाँ पे इन लोगों ने हल्का बहुत यहाँ पे टेम्पररी सेटल होना स्टार्ट करा। यहाँ पे हल्की बहुत ये चीज़ आई थी नदी के आसपास। एंड यहाँ पे न्यूलिथिक में तो भैया अच्छा खासा क्या हमें देखने को मिला था, प्रॉपर शिफ्ट ही देखने को मिल गया था, किसमें, एग्रीकल्चर में। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था, परमानेंट विलेज यहाँ पे आ गया था, बेसिकली यहाँ पे सेटलमेंट आ चुकी थी, पोट्री यहाँ पे आ चुकी थी, वीविंग यहाँ पे आ चुकी थी। फिर चारकोलिथिक की बात करेंगे, जो कॉपर पीरियड है हमारा, जहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था, टूल्स बने यहाँ पे, फार्मिंग कम्युनिटीज की यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई। जो डेवलपमेंट यहाँ पर ये वाली रही, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ब्रॉन्ज एज जो है यहाँ पर रही बहुत अच्छी खासी, करेक्टराइज्ड बाय अर्बन सेंटर्स, यहाँ पे जहाँ पे रहे बहुत अच्छे खासे ब्रॉन्ज एज, जहाँ पे रही अर्बन सेंटर्स, ट्रेड, राइटिंग, सोसाइटी, यहाँ पर सब यहाँ पे हायरार्की सब कुछ यहाँ पे डेवलप हो गई। बोलते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट में जो मेजर यहाँ पे वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस रही हैं, जैसे मान लो जो हमारी सिंधु सरस्वती रही है, मेसोपोटामिया रही है, इजिप्ट है, चाइना है, ये सब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुई हैं, बट यहाँ पे आपस में सबके बहुत कनेक्शन भी बेसिकली वो रहे हैं, और सब रही कहाँ है, वो रिवर वैलीज के आसपास डेवलप हुई हैं, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया उन सब ने, एग्रीकल्चर में, राइटिंग में, आर्किटेक्चर में, शासन में और हमारे कल्चर में। मैं भी थक गई। यस, तो बाकी यहाँ दैट वाज होल ऑफ द चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो, और आप लोगों का पार्ट नंबर 3 कहते ही आप लोगों का पूरा ही जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट बच्चा वो हो गया है। समझ में आ गया जी। तो अब आप लोगों का इस चैप्टर से कुछ भी पॉइंट है जो कि वो नहीं बचा है,
चैप्टर हम लोग का हो गया है कंप्लीट। आई रियली होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो वीडियो लगी कैसी एंड चैप्टर समझ में आया या नहीं है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।